राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का एनसीईआरटी क्लास 8 का पहला चैप्टर है, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बहुत डिटेल मैनर में इसके पहले के लेक्चर आ चुके हैं, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है और आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सेकुलरिज्म क्या होता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे आज हम इसके पीछे के इतिहास को, इसके पीछे की हिस्ट्री को, कि आखिर राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होते क्या हैं और ये फंडामेंटल राइट से कैसे थोड़े से अलग हैं। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में आगे की क्लासेस में आपको ऑलरेडी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ने ही है, पर अभी क्लास 8 के अकॉर्डिंग हमें जितने भी पॉसिबल वे हैं, जितना इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको हम कवर करेंगे। साथ के साथ नोट्स बनाते जाना। और चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है, कौन से आर्टिकल्स में ये मेंशन है और इसे क्यों लाया गया। एक एक करके डिटेल में हम समझते हैं। तो देखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारा आर्टिकल 36 से, अगर आप समझो तो 36 टू आर्टिकल 51 में मेंशन है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 36, 37 में तो ये बताया गया है कि स्टेट का डेफिनेशन, जो फंडामेंटल राइट्स में हमने स्टेट का डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया था कि स्टेट का मतलब पूरा कंट्री होता है, वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वही चीज को आर्टिकल 36 में मेंशन कर दिया और आर्टिकल 37 में आपको बता दिया गया कि ये जो हमारा संविधान है, इसने ये आर्टिकल 37 के जरिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एडॉप्ट किया था, जो कि आयरलैंड से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से देश से कॉपी किया था हमने? आयरलैंड। ठीक है, ये एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूएंट में था जिसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया। ठीक है, आयरलैंड से एडॉप्ट किया। ये दो इंफॉर्मेशन आर्टिकल 36, 37 में है और बाकी के डिटेल में इतना जानने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये क्लास 8 की टॉपिक है, तो क्लास 8 के अकॉर्डिंग ही हम इसे समझेंगे। फिर आगे के जैसे जैसे आप क्लासेस में प्रमोट होते जाओगे, आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसकी नीड पड़ेगी। तो चलो अब समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पीछे की हिस्ट्री। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हम बिल्कुल नवजात स्थिति में थे, मतलब एक नई कंट्री, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाना बनाना ये भी एक नया चुनौती था। एक आर्थिक संसाधन जो मतलब इकोनॉमिकल हमें कंडीशन बनी हुई थी हमारे सामने, जो एक चुनौती थी, उनको भी शॉर्ट आउट करना था। साथ में जो हमारी इतनी ह्यूज पॉपुलेशन थी, उनके लिए रोटी, कपड़े और मकान, इन सब की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य, हेल्थ फैसिलिटी, इन सब की व्यवस्था करना, उनके एजुकेशन की, इन सब की व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ी चुनौतियां थी हमारे सामने। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन लोगों ने हमारे संविधान को बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि राज्य किस तरीके से आखिर काम करे कि इन सब नीड को, इन सब जो आवश्यकताएं हैं हमारी इतनी सारे, उन सब जरूरतों को पूरी करे। राज्य कैसे करे? देखो, राज्य इन सब जरूरतों को पूरा तभी कर पाएंगे जब उनके पास पैसा हो, क्योंकि ये सारी चीजें ना वेलफेयर की हैं, सोशल वेलफेयर। अब एजुकेशन आप फ्री में तो दे नहीं सकते, आपको पैसे की जरूरत होती है। हेल्थ आप फ्री में नहीं दे सकते, उसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो बिना पैसे के तो ये सारी फैसिलिटीज दी नहीं जा सकती। और जैसा कि मैंने बताया, हमें फ्रीडम मिला ही था और हमारे सामने इतनी सारी चुनौतियां थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना कि हम सारे के सारे जितने भी स्टेट थे इंडिया के, वो सभी कैपेबल हो इस तरीके के खर्चों को उठाने के लिए कि फ्री में सबको एजुकेशन दे, फ्री में हेल्थ दे, फ्री में सारी सुख सुविधा दे। नहीं कर सकते थे हम उस समय। तो इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये बोलकर मेंशन किया गया हमारे संविधान में कि इसे मैंडेटरी नहीं बनाते हैं। ये जब कोई भी राज्य जब अपनी पॉलिसी बनाएगा, अपनी नीति बनाएगा, तो इन चीजों को क्या करेगा? मेंशन करेगा। इस तरीके की पॉलिसी बनेगी कि जिसमें ये सारी बातें होनी चाहिए जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि कौन कौन सी चीजें थी, आखिर संविधान निर्माता जो थे उनके दिमाग में चल क्या रहा था। अगर आप इस
हेडिंग को देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां देख रहे हो ना, स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी से मतलब है कि भाई इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट थे, हम सबको क्या करना था, जब भी कोई पॉलिसी या कोई नीति बनाओगे, स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाए, कोई नीति बनाए, है ना, कोई नीति बनाए, तो उस नीति के अंदर इन सब चीजों को मेंशन करना होगा। स्टेट नीति बनाते समय इस गाइडलाइंस को फॉलो कर सकती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो लिखी गाइडलाइंस है कि भाई हमारी जनता को एजुकेशन मिले, हमारी जनता को हेल्थ फैसिलिटी मिले, बेसिकली जनता का फायदा हो, ठीक है। तो उस समय हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि इन सारी चीजों का पालन किया जा सके, सारी चीजों को साथ के साथ आजादी जस्ट मिलते ही हम लागू करें, नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए इसे एक गाइडलाइंस के रूप में हमारे संविधान में मेंशन कर दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन कर दिया गया, आर्टिकल 36 से 51। इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया गया कि आप आखिर राज्य जब कोई भी पॉलिसी बनाए तो किस तरीके से बनाए। अब ये आयरलैंड से कॉपी किया गया था, हालांकि आयरलैंड ने खुद इसको स्पेन से कॉपी किया था, और उसके बाद हमने आयरलैंड से कॉपी करके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में इसको मेंशन कर दिया। और इसके पीछे की क्या सोच थी इसे लाने की, वो मैंने बता दिया। अब याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अगर देखो तो ये राज्य ने किसी ना किसी तरीके से इनके जो गाइडलाइंस है उनको कानून के रूप में बनाया है, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। इनके गाइडलाइंस को लेकर आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो चीजें लिखी हुई हैं राज्य ने आपके लिए किया नहीं, गवर्नमेंट ने किया नहीं, तो आप उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाओ, आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप ऑफकोर्स जा सकते हो, क्योंकि वो मैंडेटरी है, वो गवर्नमेंट आपसे नहीं छीन सकती। पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जस्ट एक गाइडलाइंस है, जैसा कि इसके हेडिंग से ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप दैट कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या चीज, और इसे क्यों इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रखा गया। मतलब कि राज्य को सिर्फ बोला गया कि आप जैसे जैसे क्षमतावान बनते रहना, जैसे जैसे आपकी स्थिति दुरुस्त होती जाएगी, इन सभी पॉलिसीज को आप क्या करना, अपना लेना, अपनी नीतियों में शामिल कर लेना। तो राज्य जब भी कोई नीति बनाएगी, स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी, तो इन सभी बातों का ख्याल रखें, ठीक है। आई होप दैट कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। वही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, मतलब संविधान निर्माता जो थे, वो भी इस चीज को समझते थे कि अगर इसको मैंडेटरी कर देंगे ना, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, अगर इसका एक भी पॉलिसी, इसका एक भी पॉइंट फुलफिल नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए इसको मैंडेटरी नहीं किया गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो, दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे समाज में समाज सुधार का कार्य किया जा सके और इकोनॉमिकली क्या किया जा सके, हमारे लोगों को दुरुस्त किया जा सके, मतलब उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा सके, ऐसी पॉलिसीज लाई जा सके जिससे हमारे समाज में रहने वाले सभी तबके के लोगों को क्या मिले, पैसे कमाने का मौका मिले, और वो उन पॉलिसीज के हेल्प से क्या करे, ग्रो करे, जैसा कि यहां पे देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके की पॉलिसी राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूशन लॉ, पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी बने जिससे क्या हो, देश से गरीबी खत्म हो। जैसे जैसे गवर्नमेंट दुरुस्त होते जाए, वो समाज के उस तबके के ऊपर ध्यान दे, गवर्नमेंट भूल ना जाए आने वाले टाइम में कि जो गरीब तबका है उनके लिए भी पॉलिसीज बनानी है, हमारा अटेंशन वहां पे हमेशा बना रहे जो कमजोर है इस देश में। इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लाया गया था। समझ में आ गया। अब देखो, अब हम समझेंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है। अ सेकुलर स्टेट इज वन in which the state does not officially promote any one religion as the state religion, ठीक है। सेकुलरिज्म में
सीधा सीधा मतलब अगर सेकुलरिज्म का समझो तो जो स्टेट है, यहाँ पे स्टेट से मतलब कि इस देश में जितने भी स्टेट है वहां पे किसी की भी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट्स के लिए गाइडलाइंस है कि वो किसी एक तबके को, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे ऑफिशियली। उनके लिए, स्टेट के लिए क्या होगा, सारे के सारे रिलीजन सेकुलर होंगे, मतलब एक बराबर होंगे। राज्य, स्टेट गवर्नमेंट के नजर में जितने भी रिलीजन है, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, मतलब चाहे वो सिख रिलीजन हो, हिंदू रिलीजन हो, वो आपके बौद्ध धर्म के मानने वाले हो, मुस्लिम धर्म के मानने वाले हो, मतलब इस्लाम के मानने वाले हो, या जैन धर्म के बिलोंग हो, किसी भी क्रिश्चियन किसी भी धर्म से, राज्य की नजर में मतलब गवर्नमेंट की नजर में सारे के सारे धर्म के लोग इक्वल होंगे इस कंट्री में जितने भी लोग रहते हो। स्टेट किसी एक धर्म के लिए बायस्ड नहीं हो सकती, ठीक है। स्टेट को बिल्कुल एक धर्म निरपेक्ष होकर काम करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप समझोगे, ठीक है। वी वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट इलेक्टेड टू रूल। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स में हम इन चीजों के बारे में समझेंगे, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। You know, understand the way in which a country's history often determine the kind of constitutions that a country adopts for itself. The constitutions plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including representative that we elected to rule. Just like the game of football, a changes of the constitutive rules will affect the game. देखो यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक फुटबॉल के गेम से समझाने की कोशिश करी थी कि जिस तरीके से फुटबॉल के गेम में रूल्स होते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स में जो रूल्स होता है, अगर आप उस रूल से हटकर खेलोगे तो वो गेम में फेयर नहीं होगा, वो गेम के रूल्स का वायलेशन करने से आपका क्या होगा, आपका गेम खराब हो जाएगा। उसी तरीके से जितने भी सिटीजन होते हैं ना किसी भी कंट्री के, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, चाहे वो सिटीजन हो या रिप्रेजेंटेटिव हो या सिटीजन, उन सबका दायित्व होता है कि वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग चले। अगर वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो एक तरीके से क्या होगा, वहां की उस कंट्री का व्यवस्था जो है, उस कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो या इकोनॉमिकल कंडीशन, वो सभी खराब हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर नेपाल की बात हमने करी थी स्टार्टिंग में, ठीक है, नेपाल में क्या था, नेपाल में देखो कॉन्स्टिट्यूशंस को जब चेंज किया गया वहां की कंट्री में, ठीक है, वहां के लोगों को जो पहले राइट दिए गए वो वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस ने ही तो दिए ना, कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज करके। अ मेजर चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशंस मींस आर चेंजेस इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। वी saw this in the case of Nepal and how it need to adopt a new constitutions after it has recently become a democratic society. तो नेपाल में देखो पहले क्या था, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो अगर आपने वो पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखें। अभी मैं सिर्फ इस पॉइंट को बताना चाहूंगा कि वहां पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। देखो नेपाल में क्या हुआ था ना, किंग के हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वहां के लोगों ने बोला, वहां के आम लोगों ने बोला कि देखो ये रेगुलेशन के हिसाब से अगर आप चलोगे ना तो हमें किसी तरीके के ना तो फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, ना तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरीके से ना फंडामेंटल नेचर का लगता है, वो किसी तरीके के अधिकार ही नहीं होंगे, तो किस बात की डेमोक्रेसी। तो वहां के लोगों ने क्या किया, उनके जो राजा थे, जो उनके किंग थे, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका उसको मानने से ही मना कर दिया, उसमें किसी तरीके के सुधार होने से ही मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और उन्होंने अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उनको फंडामेंटल नेचर दिखे, डीपीएसपी के नेचर दिखे, उनको उनके अधिकार बेसिकली मिले, तब जाके कहीं वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन पाई, ठीक है। उसी तरीके से इंडिया में भी क्या है, हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी है उसमें एक रास्ता ये भी बनाया गया है कि
भविष्य की जरूरतों को देखकर आप कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट कर सकते हो। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में जैसे कुछ हमें नीड हुई जिससे हमारी जनता का फायदा हो रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है, तो हम उसमें संशोधन करके अमेंडमेंट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव इन्वॉल्व complicated ideas that are often not easy to grasp. Don't worry too much about this for a moment. In the rest of the book as well as your higher classes, you will read more about these different features of the Indian constitutions and understand more substantively what they mean. देखो, अब ना इसके आगे की जो बातें हैं ना वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको बड़े क्लासेस में समझने की जरूरत होगी या आने वाले टॉपिक्स में भी कुछ चीजों को हम समझेंगे। क्लास 8 के अकॉर्डिंग अभी हमें यहीं तक जानना था और हमने सारी बातों को अच्छे से डिस्कस कर लिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ फोटोज देख सकते हैं हम जिसमें हमारे जो ये काफी हिस्टोरिकल पिक्स है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे संविधान निर्माता जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अपने अपने सिग्नेचर करते हो। ये फोटो देख सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो अपना साइन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद ये 1 बाय 1 बाकी के लोग सबने साइन किया जिसमें श्री जयराम दास दौलत राम मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, डॉक्टर जॉन मिथाई फाइनेंस मिनिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड बिहाइंड हिम द श्री जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर। इन सभी ने 1 बाय 1 करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन चुकी थी, जब लागू हो रही थी, तो अपना फाइनल साइन किया था। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम ट्राई करेंगे उसका जवाब देने के लिए। ठीक है, जय हिंद।